अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मिस्टर शहरियार, हाउ आर यू? सर आपका माइक म्यूट है।
इल्म के हसूल के लिए आप आते हैं यहाँ पे, पढ़ा करें। इसके बगैर, इस सोचे बगैर के नंबर कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, डजंट मैटर। जो है ना, जो चीज़ आपने यहाँ पे सीख ली वो नंबरों से तो नहीं मेजर की जा सकती ना, उसका मुतबादिल तो कोई हो नहीं। भाई यहाँ पे हमारे पास, ओके जी, ऑन द ऑनलाइन ऑडियंस, डू यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यार दे आर एक्चुअली नहीं, यहाँ पे क्लास में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। ये बच्चे जो हैं ये बड़े परेशान हैं। मैं इन्हें बता रहा हूँ कि इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं, क्यों ना मान। सो आई होप कि ये काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गए हैं। एंड अब ये तैयार हैं अगला कोर्स पढ़ने के लिए, ये जो अभी हम पढ़ने लगे। और फॉर्चुनेटली आज हमारी क्लास में मिस्टर असद रियाज भी तशरीफ़ लाए हुए हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये कभी कभी टाइम निकालते हैं हमारी क्लास में आने का, और हम उस दिन अपने आप को बड़ा obliged फील करते हैं कि मिस्टर असद रियाज हियर टू जॉइन अस एक्चुअली। एंड आज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कल ही बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद Okay, so summing up the last session that we discussed in this cell and tissue culture. Okay जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद शायद क्विज लेके आएगा and then we will conduct the quiz today. Yeah. इवन वालों का जी सॉरी, इवन वालों का थर्सडे को क्विज नहीं था भाई एक मिनट जी, सॉरी थर्सडे को इवन वालों का क्विज था सर। ठीक है, ओके जी, वो ओके। अच्छा, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स डू वी हैव फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, और इसमें हमारे पास अगर प्लांट्स को या प्लांट सेल कल्चर को हमें कंडक्ट करना है, इसको परफॉर्म करना है, तो हमें किस किस्म की लैब रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इसके साथ साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक बड़ी जनरल लेवल पे हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की थी। उसमें हमने कुछ स्टेरिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, मीडिया प्रिपरेशन रूम्स के बारे में पढ़ा, और न्यूट्रिएंट मीडियम को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वी डिवाइडेड द nutrient medium or the supplements or the components of the nutrient medium into certain classes: inorganic, organic and other media substances. और उसमें इनऑर्गेनिक में हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, दे वर इंक्लूडेड इन द मैक्रो, और माइक्रो में बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा भी इंक्लूडेड है। उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, और विटामिन्स के अलावा अमीनो एसिड्स, कार्बन सोर्सेज, ग्रोथ हार्मोन्स एंड रेगुलेटर्स में हमने बात की। और अगेन द अदर मीडिया सब्सटेंसेस वी डिस्कस दैट प्रोटीन हाइड्रोलाइजेज, yeast extracts, alginate, banana fruit extract और कोकोनट मिल्क, और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में सॉरी हमने एगर, एल्जिनेट, जेलाटिन का पढ़ा। मैंने आपको ये बताया था कि वी विल बी डिस्कसिंग these solidifying agents separately in a separate session। तो इसमें हम एगर, एल्जिनेट का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और कब हम जेलाटिन यूज करते हैं। और आपको ये याद रखना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए नॉर्मली जो हम मीडिया बनाते हैं ये सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड हुआ करता है, ठीक है, सेमी सॉलिड। और द सस्पेंशन, और मैंने बताया था कि व्हाई दिस इज नॉट द सॉलिड, बिकॉज एरिएशन रिक्वायर्ड है, एंड उसमें हमें एरिएशन रिक्वायर्ड है, और दूसरा हमें जो रूट्स हैं प्लांट की, they have to move into the semi-solid medium। pH के बारे में हमने बात की, the pH that is required for the plant tissue culture medium that is 5.6 to 6। जब हमने एनिमल कल्चर की बात की थी तो उसमें हमने इंसेक्ट सेल की pH का डिस्कस किया था। इंसेक्ट सेल लाइंस की pH मानो कितनी रिक्वायर्ड होती है इंसेक्ट सेल लाइंस के लिए pH? मानो देख लें, वापिस आता हूँ। यस, इंसेक्ट सेल के लिए हसन कितनी pH रिक्वायर्ड होती है? एसिडिक तो था, वो बता दिया मैंने, 6.2। और मैमेलियन सेल्स के लिए कितनी pH रिक्वायर्ड थी?
7.4 की या 7 to 7.4? ओके ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे प्लांट्स के लिए हमें जो पीएच स्क्वायर दैट इज 5.6 to 6.0। फिर मैंने कुछ ट्रांसफर रूम्स का हमने डिस्कस किया, फिर कल्चर रूम्स इंक्यूबेटर्स की बात की, और उसमें हमने देखा कि वी हैव टू मेंटेन अ टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड +-2 का मार्जिन हुआ करता है, एंड वी कैन हैव अ रेंज ऑफ टेंपरेचर, ऑप्टिमम टेंपरेचर फ्रॉम 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी दैट वुड रिक्वायर फ्रॉम 7 to 75%, और इसके अलावा जो लाइट इंटेंसिटी है, वी हैव टू मेंटेन द लाइट इंटेंसिटी, कीप द डार्क पीरियड एंड ब्राइट लाइट पीरियड ऑफ द प्लांट्स इक्वल रेशियो, जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसमें हम उसमें बताया था ल्यूमिनेसेंट लाइट यूज करते हैं, या हम सिंपल ये जो वाइट लाइट है ट्यूब लाइट को यूज कर सकते हैं, और इसमें हम बकायदा कंट्रोल टाइमर साथ इसमें अटैच होते हैं कि कितने टाइम के बाद शट ऑफ करना है और कब इसमें ऑन करना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आपको इसको हैंडल करना है। फिर इसके बाद हमने एरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि हैव टू प्रोवाइड द एरिएशन प्रॉपर्ली, और प्रॉपर ऑप्टिमम एरिएशन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, और उस केस में हमने कल्चर वेसल्स को वो हमने एक ब्रिज मेथड का मैंने डिटेल तो नहीं बताई थी, बट आई टोल्ड यू आई विल कम अप विद द पिक्चर, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे अगेन आई फॉरगॉट। और इसमें हमने कुछ सबमर्ज्ड के लिए और कुछ सस्पेंशन कल्चर के लिए एरिएशन का जिक्र किया था। कमिंग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एरिया पे बात की थी हमने, वी शुड हैव अ रिकॉर्डिंग एरिया। मैंने बताया था कि वी कैन नॉट लीव द सिस्टम अनअटेंडेड, वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट आफ्टर a fixed interval of fixed time interval, as well as we should visit it often, क्योंकि अनअटेंडेड हम उसका नहीं छोड़ सकते। और साथ ही जब हमने एनिमल सेल कल्चर पढ़ा था तो एट दैट टाइम we discussed that we have to examine the cell culture या सेल लाइंस को हमें periodically एग्जामिन करना है, कैसे अंडर द माइक्रोस्कोप, बाय स्कैनिंग, और इसमें हमने ये देखा है कि इधर cells are living healthy or not. If we feel that cells, the deteriorating cells are higher in quantity and the healthy cells are less in quantity, with the passage of time, for example, after 2 hours, deteriorating cells are more in number as compared to the previous time. इसका मतलब है कि सेल कल्चर जो है आपका deteriorate कर रहा है, something is happening bad in it, so you have to control it and you can take a control. अगर हम इसको अनइंटेंडेड छोड़ देंगे, 0 आवर पे देखा और उसके बाद 12 घंटे के बाद जाके देखा, तो जो भी उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं आप उसको किसी भी लेवल पे पकड़ ही नहीं सकते। जब सारा कुछ खराब हो चुका होगा then you can have an idea. So that's why it is necessary कि आप एक फिक्स टाइम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद whatever according to your information and your requirements you have to keep an eye, and आप उसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते रहेंगे। और इसके अलावा जो भी उसके ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली हमने क्लास में MTT ऐसे कर देखा था, परफॉर्मिंग सम साइटोटॉक्सिक एनालिसिस, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं। In that case, we should perform the MTT assay after a fixed interval of time, ताकि हमें ये अंदाजा होता रहे कि सेल की मॉर्फोलॉजी जो है ये डिस्ट्रॉय हो रही है, डिटोरेट हो रही है, और द सेल्स आर लिविंग इन अ हेल्दी मैनर। आगे थोड़ा सा जो आज स्टार्ट करेंगे दैट इज द बेसिक मेथोडोलॉजी, व्हिच इज वेरी बेसिक एंड वेरी क्लासिक। इसमें सिर्फ स्टेप्स ऐड होंगे, otherwise we can have modified steps according to our requirements and when we are dealing with it, but these are the basic। मिसाल उसके तौर पे ये उसी तरह की बात है, whenever we isolate or extract the DNA from the cells, have you ever isolated the DNA from the cells, blood cells? there is a proper protocol। देखिए जो blood cells का DNA है उसको चेक करने के लिए proper protocol ये है कि we have to remove the RBCs one step, because RBCs do not contain any nucleus and they would not have any DNA, and accordingly RBC remove करने के बाद we have to disrupt the WBCs, because WBCs they may contain the DNA। जब disruption होगी, अब disruption में जो हमारे पास extract आएगा उसमें हमारे पास प्रोटीन कंटेंट भी है, DNA भी। now we have to remove out the proteinaceous content, तो हम उस solution के अंदर ऐसी चीज डालेंगे जिसमें DNA डिसॉल्व हो जाए और प्रोटीन डिसॉल्व ना हो, हम प्रोटीन को रिमूव कर देंगे। गॉट इट? पीछे जो चीज आ जाएगी दैट इज द DNA, फिर हम उसके अंदर कुछ ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो DNA प्रेसिपिटेट हो जाए। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। अब इसमें ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंपरेचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा रिएजेंट किस टेंपरेचर पे डालना है, किस लेवल पे डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, दे कैन बी मॉडिफाइड। उसके अलावा मल्टीपल रिएजेंट्स हैं जो कि सेल डिसरप्शन के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो
आइसोलेशन में इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल उसी तरह इस क्राइटेरिया में या इस हमारे पास जो मेथोडोलॉजी है इसके अकॉर्डिंगली बेसिक मेथोडोलॉजी टेक्निक्स में वी कैन हैव अ बेसिक लेआउट, बट स्टिल इसके अलावा हमारे पास जो इसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली the medium on which we want to shift the plants or on which we want to grow the plants, that is the nutrient medium. So we have to prepare the proper medium that is containing all the required nutrients which are required by that plant. For example, if you want to study the shoot generation, so for that you have to provide proper hormones in it. तो जब तक ये चीजें उसके न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर मौजूद नहीं है, either the macronutrient or micronutrients are present but still hormones are missing, then medium is not even completed. So we have to prepare a complete medium on which we want to shift or transfer the plant. That is called explant. Explant की बात हुई थी, the piece of plant that you want to cut from any plant जिससे आप regeneration करवा सकें। अच्छा, उसके बाद है selection of the explant. तो medium बनाने के बाद स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि ये मीडियम है दैट इज एनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, सो वी हैव टू स्टेराइल इट प्रॉपर्ली टू अवॉइड द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब फंगल भी आ सकती है, बैक्टीरियल भी आ सकती है। तो मीडियम प्रिपरेशन के बाद ऑटोक्लेविंग होगी मीडियम, उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट करेंगे। एनी एक्साइज्ड पार्ट ऑफ हेल्थ प्लांट टू बी यूज्ड, दैट विल बड, लीफ, रूट, सीड एटसेट्रा, whatever you want that can be used, because plant cells are totipotent. आप चाहे शूट ले लें उससे पूरा प्लांट रीजनरेट हो जाएगा, आप चाहे रूट ले लें उससे पूरा प्लांट रीजनरेट हो जाएगा। मोस्टली न्यूट्रिएंट्स में प्लांट्स को सिमिलर ही चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स वेरी होते हैं। अननोन प्लांट कौन सा प्लांट है भाई? मैं इमेजिन करता हूँ कि there is unknown plant about which you do not know what kind of it is. अच्छा, नहीं, एक तो unknown plant बच्चे होगा नहीं, और दूसरा ये है कि उसको यूज किया जाता है कि जो बेसल मीडिया हुआ करता है, बेसल मीडिया दैट इज कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए वो यूज किया जाता है। फिर साथ में जो क्वांटिटी है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को वेरी करके देखा जाता है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम ग्रोथ दे रहा है, ठीक है, किया जा सकता है। Anyway, after the selection of explant, there is a step of the sterilization of explant, and that maybe you can use sodium hypochlorite, mercury chloride, and you can wash it aseptically for 6 to 10 times with the sterilized water. और वो यूँ करता है कि हम कुछ बेकर्स के अंदर, एक बेकर के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल दिया, दूसरे बेकर के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड डाल दिया, तो फॉर्सेप के साथ एक्सप्लांट को पकड़ा, उसको हाइपोक्लोराइड 1 2 3 4 एंड देन डिस्टिल वाटर, फिर डिस्टिल वाटर में रिंस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। इसका मैं स्टेप वाइज आपको एक वो भी दिखाऊंगा, साइकिल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट दैट इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज एक अगर मीडिया आपने स्टेराइल कर दिया है तो अब जो कंटामिनेशन आने के चांसेस हैं एक्सप्लांट के साथ आने हैं, चाहे वो वायरल कंटामिनेशन है, फंगल है या बैक्टीरियल है, तो उसके लिए एक्सप्लांट की जो स्टेरिलाइजेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, और इन दोनों से ट्रीट करने के बाद इट इज नेसेसरी टू वॉश द एक्सप्लांट फ्रॉम 6 to 10 times with the distilled water, ताकि जो रिमेन्स हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड से रिमूव हो। So it is necessary also. The inoculation, that is actually the transfer of explant into the medium, and for it the sterile explant is inoculated on a solidified nutrient medium under aseptic condition. If the condition should be aseptic, how we can have a aseptic condition for the transfer of explant? इसमें हमने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था, we can have a laminar hoods, special labs जिसके अंदर हम filter install हो, जिसके अंदर हमारे पास separately sterilization techniques जिसमें UV light install है, etc. And after that we have to incubate this inoculant into the medium, and temperature will be the 25 plus minus 2 degrees centigrade, and with a relative humidity from 50 to 70 degrees centigrade for 16 hours of photoperiod. 16 hours of photoperiod, because you know that the photoperiod or the light period that have an effect on the regeneration of the roots and shoots. If you vary the light period and the photoperiod, the plant growth may be affected.
So that's why here you have inoculated the X plant in the medium, and now you have inoculated the X plant into the medium, and now X plant will generate the roots and shoots. So at that time, you have to provide approximately 16 hours the light. अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 16 घंटे उसके ऊपर लाइट चलेगी. You are providing photo light for 16 hours. उसके बाद आप जो बाकी टाइम बचेगा हम 8 घंटे लाइट ऑफ करेंगे. Got it? This is a photo. Yes, Kamran, you were about to ask something. नहीं, short day, हाँ, if it is short day plant, so that's so you will fix the photo grid according to it. हाँ, ये basic बात है हमारा general बात. Starting photo आ रहे हैं, तो मेरे को एक छोटा सा ये मुझे डिफरेंशिएट कर होता है उनमें और थोड़ी फोटो सेल क्या फर्क है क्रिटिकल देखो डिफरेंशिएट का मतलब एक ही वो मतलब है आई सेट एक ओपन नहीं होता जो उसकी वर्किंग स्टाइल शायद रेगुलेशन नहीं होती नॉट द एक थिंग ओपन वहां पे हमारे पास जो बाकी रेगुलेटरी रीजन दे आर नॉट एक्टिवेटिंग द थिंग अदर थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके, अब बात हो रही है सर सवाल ये कि थोड़ी फोटो ठीक है और एक differentiated cell required. Differentiated cells, they are assigned a proper word. For example, the root cell. Root cell is assigned with the proper function. Got it. अब totipotent है, you have put the root cell into the medium और वहाँ पे आपने root cell को hormones provide कर दिए हैं which are supposed to regenerate the shoots first. तो उसके अंदर पूरी की पूरी genetic makeup that is present here. Now that will regenerate the shoots first, even it is a root plant, but it is not happening in the animal cells. So इस वजह से फर्क दोनों बड़ा क्लियर है. वो आपको वहां से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको वहां से पुट किया ऐसे मीडियम में लाके दे दिया जिसमें हार्मोन्स की एक्सेस है जो कि उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं. नाउ जनरेट द शूट्स. डिफरेंशिएट टू अनडिफरेंशिएट. हाँ, उसके बाद पूरी फॉर्म डिफरेंशिएट टू अनडिफरेंशिएट. अच्छा, ये ज्यादातर ट्यूमर और कैंसरस केसेस में ये बात नजर आती है हमें. ट्यूमर सेल्स में हमें ये फिनोमिना देखने में आते हैं. ट्यूमर सेल्स में एक तो ये है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो उसको सेल्फ कंसीडर करना शुरू कर देते हैं और दूसरा जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं खास तौर पर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट द स्टेज 3 और 4 they revert back to the undifferentiated and they grow undifferentiated and uncontrolled way. तो फिर ये हमें वहाँ पे फिनोमेना नजर आता है रिवर्जन टाइप का. बट जो प्लांट सेल्स हैं इसमें डिफरेंशिएटेड एक अलग स्टोरी है. आपने किसी भी प्लांट के पोर्शन का किसी भी ऑर्गन का एक सेल टिश्यू का पीस काट दिया, फॉर एग्जांपल रूट है, शूट है, स्टेम है, वो डिफरेंशिएटेड था, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था. ना ये आप पुट इन द मीडियम, इस मीडियम के अंदर जो वेरिएशन है अब आपने उसको आर्टिफिशियल वेरिएशन प्रोवाइड कर दी. अब वो इधर आप देख जाना चाहिए. ओके, तो फिर ऐसे करो. अच्छा, so regeneration. Plantlets regenerated after transferring a portion of callus into another medium and induction of roots and shoots are directly from the explant. Incubation normally हम explant भी करते हैं and when explant will start to grow there into the medium. Callus बनता है हमारे पास. Callus समझते हैं? Mass of cell that is undifferentiated. Explant का root का उससे पहले बना है callus जो कि undifferentiated है. अब हम उस callus को लेंगे, कट करेंगे वहां से. अब callus को specified medium में शिफ्ट करेंगे. Specified medium means that root regeneration क्या है या shoot regeneration. उसमें शिफ्ट करेंगे किसको? callus को. And callus क्या था? Undifferentiated. अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो टोटिपोटेंसी में आपने किया क्या है कि डिफरेंशिएटेड सेल था, उससे कैलस बनाया जो कि अनडिफरेंशिएटेड है और फिर उसी कैलस को शिफ्ट किया और कैलस को वो शूट में डिफरेंशिएट हुआ या रूट में डिफरेंशिएट हुआ अकॉर्डिंग टू द मीडियम रिक्वायरमेंट दैट इज प्रोवाइडेड. हाँ, कौन सा पढ़े थे? कार्सिनोजेन हो सकता है कोई, लेकिन इसमें हम उसकी बात नहीं कर रहे. प्लांट पर वो एनिमल्स में कार्सिनोजेन हो सकता है. बताएं मुझे नाम का. अच्छा, मेरे कार्सिनोजेन हो सकते हैं. ओके, हाँ, आप उसने ऐसे किया. अच्छा,
hardening. अगला hardening is the gradual exposure of plantlets for acclimatization to environmental condition. ये acclimatization क्या हो सकता है भाई? Acclimatize to the environmental condition. इसके अलावा yes, adaptive to any environment. हाँ, in vitro environment बहुत control हुआ करता है. In vitro environment is very controlled as compared to the natural environment. Natural environment is very varying. उसके अंदर कल सुबह तक धूप थी और फिर वो आंधी तूफान और आज फिर सुबह धूप. तो that is very varying. So अब अगला step regeneration के बाद अगला step है hardening. और hardening हम यूँ explain करेंगे. Now this is the time to acclimatize the regrown cells with the environmental conditions. अब adopt करो accordingly. अगला है plantlet transfer. उसके बाद plantlets they would be transferred into the greenhouse and the fields. Greenhouse देखें मैं आप कहाँ पे देखें? जुआस में greenhouse, जुआस यूनिवर्सिटी वेलने हैं एनिमल साइंस. कितने greenhouse हैं? किधर देखें? कौन सा पत्तों की वाला या ये वाला? अच्छा greenhouse में पहले आते थे वो ऊपर प्लास्टिक शीट्स के साथ कवर किया होता था. अब बड़े खूबसूरत बनते हैं शीशे के. और they are taking the light from the sun directly and उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर या हीटर्स और बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे. तो पहले इंक्यूबेशन रूम से प्लांटलेट्स ग्रीन हाउसेस में शिफ्ट किए जाते हैं एंड देन फ्रॉम द ग्रीन हाउसेस ग्रेजुअली वी हैव टू शिफ्ट देम इन द वायर हाउसेस. और मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था व्हेन वी जो हमने कैरेज पकड़ा था तो वो एक्चुअली वो तब फील्ड में नहीं वो ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर चुका हुआ बेचारा. अभी हम वहां तक नहीं जा रहे, सिर्फ बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे किस तरह एक्सपेरिमेंट कट करते हैं और उसमें बेसिक स्टेप्स सीखना. प्लांटलेट्स का मतलब ये है कि वो छोटे छोटे को उसको क्या उर्दू में कहते हैं? तो पनीरी टाइप होगा. प्लांटलेट्स का ये है जब भी सीड से वो स्मॉल प्लांट्स ग्रो किए हैं व्हिच हैव ऑल द ऑर्गन्स. जैसे कि उनके पास शूट्स हैं, उनके पास रूट्स हैं, उनके पास वो एक उनके पास लीव्स हैं. तो दैट विल बी द प्लांट्स लाइक छोटा. एनीवेज जी ये देख लीजिए अजीब है. ग्रीन हाउस में पहले हम हार्डनिंग करवा रहे हैं उसके बाद हम ग्रीन हाउस में लेके जा रहे हैं ग्रेजुअली. हार्डनिंग हम कैसे करा रहे हैं? हम एनवायरनमेंट आपने क्या ग्रीन हाउस कंडीशन नहीं कर सकते. हाँ देखें जुवेरिया डायरेक्टली नहीं होगा कि हमने इंक्यूबेटर से उठाया और ग्रीन हाउस में मिलेगी. नहीं, हम उसको देखिए ग्रीन हाउस के अंदर पूरे का पूरा जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है डिफर करेगा बाकी प्लांट्स में लगे होंगे. So we have to gradually acclimatize our own plants उनको और फिर हम उसको ग्रीन हाउस में शिफ्ट करेंगे. इसी तरह से ग्रीन हाउस से अगले स्टेप पे जब फील्ड में शिफ्ट करना है तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्लिमेटाइज. बहुत नेसेंट है. अच्छा ये एक साइकिल है. अनफॉर्चुनेटली ये साइकिल है ये कुछ कलर्ड नहीं है तो ये आगे कलर्ड साइकिल आएगा उस पर डिस्कशन हम करेंगे. इसमें सिंपल इतना सा था कि यहाँ से हमने देखेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ये एक पॉट है प्लांट का. इसका हमने यहाँ पे पीस कट करेंगे. ये वाला जो है एक्स प्लांट इसकी वॉशिंग करेंगे वॉशिंग और इसकी स्टेरिलाइजेशन आएगी. स्टेरिलाइजेशन के बाद दैट विल बी शिफ्टेड इनटू द मीडियम में शिफ्ट करने के बाद इसका यहाँ पे कैलस बनेगा और कैलस के बाद बर्ड्स आएंगे. बर्ड्स के बाद माइक्रोशोर्स बनना शुरू होंगे. फिर हम प्लांटलेट्स को ग्रेजुअली आगे के पॉट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं. फिर इस तरह से हम यूज करते हैं. बट दिस इज नॉट कलर्ड अनफॉर्चुनेटली बट आई हैव सम कलर्ड इमेजेस हियर. अच्छा एक ये है जी फ्रॉम हियर दिस इज द पेरेंटल प्लांट और इसमें एक्टिवली ब्रांचिंग है यूज की जा सकती है. फिर यहाँ पे इनके रूट्स भी जनरेट करवाए जा सकते हैं और इधर से डायरेक्टली पेरेंट प्लांट का कैलस लेके और कैलस लेके उसका सस्पेंशन कल्चर बनाया जा सकता है. फिर सोमैटिक एम्ब्रियो हो सकती है. तो हमने सस्पेंशन कल्चर को सेपरेटली पढ़ना है. हमने एम्ब्रियो कल्चर्स को सेपरेटली पढ़ना है और साथ ही साथ हम जो पढ़ेंगे
फ्यूजन कल्चर्स को भी पढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे ये जो बात है क्लियर हो जाएगी। सो दिस वन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ कैन वी हैव दैट एक्स प्लांट, हम इसको स्टेराइल करेंगे, उसको इनोकुलेट करेंगे, देन द प्लांट दैट विल ग्रो हियर, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनटू द ग्रीन हाउस और हार्डनिंग स्टेज। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे हार्डनिंग स्टेज नहीं है। अच्छा, फिर ये है जनाब इस ये लैमिनार हुड सी पिक्चर्स हैं व्हिच वी आर यूजिंग टू ग्रो द प्लांट कल्चर, द प्लांट सेल्स। उसके बाद ये टिश्यू कल्चर रैक्स हैं जो कि लैब्स के अंदर मौजूद हैं, या ये इवन ग्रीन हाउस के अंदर ये हो सकते हैं। आजकल हमारे पास जितनी भी कुछ फ्रूट्स की वैरायटी है उसमें मोस्टली जो है वो टिश्यू कल्चर के नतीजे में आई हुई है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका शेल्फ लाइफ इंक्रीज किया जा चुका है, बहुत सारे फ्रूट्स जिनका साइज इंक्रीज हो चुका है, बट कुछ ऐसे जिनके टेस्ट बहुत स्वीट है। तो इस पे काम होता रहता है, लेकिन शायद पाकिस्तान हम इसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, बट पेशावर के अंदर और इस्लामाबाद NIRC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड यूजी फैसलाबाद, नायाब फैसलाबाद, they are performing very well, and ये नायाब NIA भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस। ठीक है, तो they have introduced very salient wheat seeds और wheat crop नायाब 99 और इस तरह के नाम से इनके मार्केट में मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो वीट की प्रोडक्शन थी उसको बेहतर किया। और इसके अलावा बहुत सारा काम इन प्लांट्स पे बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर इस एस्पेक्ट में हो रहा है, जो सेलाइन सॉइल है, सेलिनिटी है जहाँ पे, वहाँ पे वीट को ग्रो करना या वहाँ पे शुगर कैन को ग्रो करना, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो अब बहुत सारी वीट की ऐसी वैरायटीज मौजूद हैं इस तरह राइस को ग्रो करने का, राइस को डिफरेंट, क्योंकि जो राइस है इट रिक्वायर्स एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर राइस पैडीज के लिए। तो राइस का एरिया पाकिस्तान में द लैंड ऑफ बासमती, दैट लाहौर, पिशावर, हाफिजाबाद, सियालकोट, दिस एरिया। जो आगे एरिया बनता है फैसलाबाद से आगे बहावलपुर, फैसलाबाद से आगे लिया, झंग, बहावलपुर साइड, यहाँ पे राइस की कम काश्त हुआ करती थी। नाउ सम वैराइटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि ये मैंने राइस पैडीज का जिक्र किया, इन एरियाज में बारिश ज़्यादा होती है और ज़मीन का जो पानी है वो भी बेहतर है, तो लोग ट्यूबवेल के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आगे इलाके हैं बहावलपुर लिया साइड पे, वहाँ पे स्केर्सिटी जो है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर और ड्राउट कंडीशन समटाइम्स आती हैं, तो फिर उसके वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना दैट इज चैलेंज। और फिर क्रॉप्स के अंदर हम ऐसी रीजनरेशन क्रॉप्स के अंदर ऐसी वैराइटीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दैट हैव ग्रो हियर एंड विद द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह से अब हमारे पास ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा जो है यील्ड आ रही है मार्केट के अंदर। टाइप्स ऑफ कल्चर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के डिफरेंट टाइप्स में, एंड डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यूज्ड फॉर द कल्चर। ये दो बेसिक है हमारे पास, इसको डिवाइड कर सकते हैं सेल्स को या कल्चर टाइप को। उसमें जो पहली है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम दैट वी हैव the culture that can be divided into suspension culture and the static culture. सस्पेंशन कल्चर का बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने एनिमल सेल्स के अंदर पढ़ा था अडहेरेंट और सस्पेंशन, उसका यहाँ पे भी सस्पेंशन स्टैटिक कल्चर। सस्पेंशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, द बैच कल्चर, द सेमी कंटीन्यूअस कल्चर एंड द कंटीन्यूअस कल्चर। यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ दैट बैच, कंटीन्यूअस, सेमी कंटीन्यूअस इन द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी यू आर गोइंग थ्रू इट। सस्पेंशन कल्चर नहीं, सस्पेंशन ये टिपिकल सेल्स नहीं होंगे, ये बिल्कुल एनिमल्स की तरह नहीं है कि एनिमल्स के अंदर वहाँ ब्लड सेल्स हैं और सस्पेंशन के अंदर टिपिकल नहीं होंगे। समटाइम्स वी आर प्रोवाइडिंग द लिक्विड मीडिया टू इट, और खास तौर पे जब कैलस सेल्स को ग्रो करवाएंगे, हम आगे कैलस कल्चर पढ़ेंगे उसके अंदर ये बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एनिमल्स के अंदर आप किया था, ठीक है। सो आगे कंटिन्यूअस कल्चर का मजीद डिवाइड किया जा सकता है, द ओपन टाइप एंड द क्लोज टाइप। और जो ओपन टाइप होती है उसको मॉनिटर करने के लिए भी हैव डिफरेंट टेक्निक्स, वन इज टर्बीडोस्टैट एंड कीमोस्टैट। टर्बीडोस्टैट आप इंडस्ट्रियल बायोटेक में पढ़ा है अभी तक? अच्छा, टर्बीडोस्टैट, कीमोस्टैट और या ओपन और क्लोज कंटीन्यूअस कल्चर्स पढ़े हैं? अच्छा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो क्लोज टाइप है कंटीन्यूअस कल्चर कैसे होता है पहले मुझे ये बताएं।
सब्जी मंडी ना बनाया करें, 1 बाय 1 बताएं। और हाँ, yes, actually we are continuously supplying the nutrients and we are continuously deriving the product. That is continuous. अच्छा, अब continuous जो है, it should be controlled ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि वो चली जा रहा है, प्रोडक्ट जाई जा रहा है। We should have a proper control on it. अब इस कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं क्लोज टाइप में और ओपन टाइप में। अब जो क्लोज टाइप है उसको हम कहते हैं ओपन लूप स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और जो ओपन टाइप है इसको हम कहते हैं द फीडबैक कंट्रोल बेस्ड। ठीक है, अब इसमें टर्बिडोस्टैट और कीमोस्टैट्स हैं, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं अभी आपको सिर्फ इसका गो थ्रू दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल बीटी में पढ़ेंगे इसको। एनीवेज टर्बिडोस्टैट्स है, इसके अंदर जो हमारे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स होते हैं पूरे कल्चर के, दे आर बेस्ड ऑन टर्बिडिटी पढ़ी थी हमने किसी जमाने में। तो इसमें जो ओपन टाइप के जो कंट्रोल सिस्टम है, दे आर बेस्ड ऑन द टर्बिडिटी इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, अब्जॉर्प्शन लिया करते थे जवेरिया टर्बिडिटी। और इस तरह कीमोस्टैट्स हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टर्बिडिटी, दे मेजर द केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल केमिकल पैरामीटर्स में कितना ग्लूकोज यूज हो गया है, कितना ग्लूकोज रिमेनिंग है, उसके बेस में सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड। मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको बता सकूं, तो मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट स्टिल मुझे लगता है कुछ बातें आपको अगर हाँ, ये सारे अलग हैं, ये टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फर्मेंटर है तो इसमें से आप जनाब यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं और यहाँ पे आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितने टाइम के बाद कितना ऐड होना है, न्यूट्रिएंट्स कितना ऐड होना है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? उसके दो तरीके हो सकते हैं। तो टर्बिडोस्टैट है, टर्बिडोस्टैट क्या करेगा कि इसके अंदर जो सेल्स की ग्रोथ हो रही है उसके बेस पर टर्बिडिटी तो चेंज हो रही होगी, तो टर्बिडिटी जब चेंज होगी तब यहाँ पे पंप लगा होगा, इस पंप को मैसेज जाएगा कि नाउ टर्न ऑन और टर्न ऑफ और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर दिए जाए। अगर टर्बिडिटी नहीं यूज करना चाहते तो कीमोस्टैट है, इसमें हम डिफरेंट अदर केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस मीडियम के अंदर ग्लूकोज था और ग्लूकोज ड्रॉप हो गया, व्हेन ग्लूकोज विल बी ड्रॉप, pump will shut on and it will supply the glucose. So these are the control techniques that can be used to control the continuous culture. तो इसमें कल्चर जो है उसको मीडियम की बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, सस्पेंशन कल्चर एंड स्टैटिक कल्चर। सस्पेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू बैच, फेड बैच या सेमी कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस। और कंटीन्यूअस को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कौन सी? गुड। और ओपन टाइप को क्लोज जो है इसकी अब थोड़ी डिटेल हो रही है। हमें एक्सपेरिमेंट में रिप्रोड्यूस करके वी हैव अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल एंड वी आर नॉट हैविंग any strategies control strategy for it. पता है कि 2 घंटे बाद हम ऐड करने डिलीट हो जाएगा, ये इस तरह से। अदरवाइज इसकी जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हमारे एक्सप्लेनेशन थोड़ी ऑपरेटर बेस्ड एक्सप्लेनेशन आएगी। और आप सिर्फ ये देखें कि हमारे पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंट के बाद वी हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ मच टाइम वी हैव टू ऐड। जी बच्चे, मैं एमएस का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एडवांसेस इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर हमें बड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं दोनों, कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट। तो एक डिटेल हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्री बीटी में पढ़ लें, अच्छी बात है। और जितना एक सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट होगा कि कीमोस्टैट किसकी बेस पे करता है, टर्बिडोस्टैट किसकी बेस पे करता है, सही? हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट्स यूज्ड फॉर द कल्चर, ये पार्ट्स हैं प्लांट्स के पार्ट्स, जिनको आप एज ए एक्स प्लांट यूज कर रहे हैं कल्चर इनिशिएट करवाने के लिए। और उनमें हम जो डिफरेंट ऑर्गन कल्चर है, इसमें रूट टिप कल्चर, शूट टिप कल्चर, लीव्स और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर, फ्लावर कल्चर, एंथर एंड पोलन कल्चर, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर, ओवरीज, न्यूक्लियस, न्यूसेलस ये क्या होता है पढ़ेंगे, बात करेंगे। सीड कल्चर, कॉटिलीडन कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर,
फ्रूट कल्चर एंड जनरली द प्लांट सेल कल्चर। और इसके अलावा हम ये ऑर्गन्स की बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। फिर इसके अलावा हेरी रूट कल्चर हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है भाई? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो हाँ हाँ हाँ, if you have legume and cereals and grain, for example you have two varieties, उनके दो सोमैटिक और जर्म सेल्स, you know about it, you want to create a new variety, for example जो हमारे पास cereals हैं, they are unable to fix the nitrogen and legumes can fix the nitrogen. So if we fuse the two cells, कौन सा? somatic cells, तो this is called somatic hybridization, और ये हम फ्यूज करवाएंगे तो हमारे पास एक नई वैरायटी। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है ये प्रोटोप्लास्ट लेवल पे, प्रोटोप्लास्ट इज the cell which do not contain the cell wall. The cell wall, if the cell wall is removed, the remaining thing is the cell, the protoplast. Protoplast culture, somatic hybridization की दो protoplast cells को fuse कराते हैं, and in that case, that the combined cell that may have the properties of the two parent cells. Got it? हाँ, इसकी फ्यूजिंग के हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन है या इसकी फ्यूजिंग के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आएगा हमारे पास। इसमें एक याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन। So these are the types of the culture depending upon the parts of the cell of the plant that may be used. फिर कुछ इसके अंदर आगे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द स्टैटिक कल्चर, तो ये स्लाइड्स देख के घबरा ना जाएगा, बड़ी आसान है लेकिन ये बहुत काफी खराब बने हैं। घबराना है, कैसा अति आसान चीजें करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिद्राइज में याद करने वाली है कि चीज, कैलस का आपको नहीं पता क्या है, ऑर्गन का नहीं पता क्या है, सेगमेंट्स एक्सप्लांट का नहीं पता क्या होता है, और चलें भाई 2 मिनट की ब्रेक लेंगे हम।
let me show it to you. Downloads, dynamics control chapter application. इसमें है नहीं है. I forgot to email it. बहरहाल उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं. सेल कल्चर मीडिया के सेपरेट कंपोनेंट्स. नाइट्रोजन का रोल है, कार्बन का रोल है, किस तरह से किस सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करनी है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो मेंटेन कैसे रखनी है, ये हम देखेंगे होपफुली इसके अंदर. लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वही सिर्फ अभी ये पढ़ाने लगा हूँ आपको कैलस, और ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं इनकी हमने डिस्कशन करनी है. बस परेशान होने की जरूरत नहीं है. जी सर. जी जी सर अभी आपने बात की थी सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो हम क्यों कराते हैं? मानूर उस पर काफ़ी कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई थी. वो ये बात है कि व्हेन वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम वैरायटीज, उसमें इस यहाँ पे एग्जांपल हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस की थी. आज मरियम ने उसको याद करवाया कि अगर हम सीरियल्स विच आर अनएबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और द लेग्यूम्स दैट हैव एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन, अगर हम उनके सेल्स को फ्यूज करवा लें तो वी कैन हैव द सीरियल्स दैट हैव एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो हम लोग मॉलिक्यूलर टेक्निक से जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्यों नहीं ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम करवा सकते हैं, हम वो भी करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ाऊंगा तो हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि एक तो ये लेस लेबोरियस है, दूसरा इसके लिए एक्सपर्टीज डिफरेंट काइंड की रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल उसके जो आप बात कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, एक तो वो लेबोरियस है, दूसरा उसके अंदर हमें जेनेटिक एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है. दिस वन इज़ अ बिट सिंपलर एज कम्पेयर टू दैट वन. तो इसमें अगर हम प्रॉपर वही जो दो न्यूक्लियस हैं दे आर वर्किंग टुगेदर, हम उनको अगर करा दें फ्यूज़ तो वो काम कर सकते हैं. तो ये इस पर हमने बात करनी है. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास जिसकी बेस पे वी आर कंसिडरिंग दिस टेक्निक. और इसमें वो हरगिज़ नहीं है कि हम इसको प्रेफर कर रहे हैं और जो आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसको हम नलिफाई कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. Actually, the conditions that may vary from time to time and your requirements की बेस पे हम इसको चेंज कर सकते हैं. तो ये this could be another technique to introduce a variety. ठीक है? ओके सर. Okay, good. So यहाँ पे जो बात अभी होने लगी है ये बड़े बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आप familiar हैं, लेकिन मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ उसको डिस्कस करना. Whenever we talk about the callus is a mass of undifferentiated plant cells that may grow on solid media from any plant part or the X plant. It may initiate from X plants of any multicellular plants. किसी भी multicellular plants से किसी भी part से हम callus को initiate करवा सकते हैं. और जैसा कि different organs जैसे roots, stem tips, leaves, flowers and fruits, they are grown on the solid media. And इसके अलावा जो हम term use करते हैं X plant की या segment की, that is the root, that is segment of root or stem or leaf, either from the mature or embryonic plant. ये piece जो है या जो segment है that would be termed as X plant. इसके अलावा X plant जो है ये excised fragment हो सकता है parenchyma cells के. ये parenchymatous cells कौन से होते हैं? parenchymatous cells. parenchyma चलो बता दो बच्चे. What is parenchyma cells? यहाँ पे ये पॉइंट एक मेंशन किया हुआ है जी. ये पॉइंट एक मेंशन किया हुआ है द ऑक्सीजन फ्रॉम द parenchyma और द मिक्स्ड टिश्यूज. तो मैंने ये पूछा व्हाट डू यू मीन बाय parenchyma cells? क्या होता है जुवेरिया parenchyma cells? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. स्टोरेज
स्टोरेज सेल्स ऑफ प्लांट्स लाइक हाँ तो पेरेंट कायमा क्या होता है ये पूछ रहा हूँ सर स्टोरेज सेल्स है प्लांट्स की जहाँ प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के बाद जो है मतलब प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं ये जो है रूट्स में होते हैं या उनके फ्रूट्स में okay so parenchyma cells का piece the fragment है that can also be used to initiate the callus or the longer the tissue explant the more complex the range of cell types and greater the possibilities of initiating a culture of mixed cells जितना आप एक्सप्लांट बड़ा लेंगे इसका मतलब है कि आप उसमें उतनी टाइप्स के सेल्स ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं एंड व्हेनेवर दे हैव द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द सेल्स तो जो हमारे पास अल्टीमेटली ग्रोन कैलस आएगा दैट वुड बी द मिक्स्ड कैलस इसमें मिक्स सेल्स होंगे so if you want to take the specified or the one cell callus maybe you can use the term तो उसके लिए फिर हमें एक्सप्लांट का साइज बहुत छोटा स्पेसिफाई रखना पड़ेगा ठीक है छोटा साइज में करेंगे तो मिक्स सेल्स तो आएंगे छोटे साइज का मुराद ये है कि हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हम स्टेम सेल्स लेना चाह रहे हैं तो इतना बड़ा वो पीस ना लेने के उसके अंदर हमारे पास शूट सेल्स भी आ जाएं तो फिर वो इतना हम स्पेसिफाई करेंगे कि इट मस्ट कंटेन ओनली द स्टेम सेल्स और द शूट सेल्स ओके अच्छा इसके बाद cells can be induced to undergo organogenesis or the embryogenesis and eventually whole plant by providing suitable nutrient medium. तो हम cells को callus को induce करवाएंगे for the organogenesis and when we talk about the organogenesis it means that the formation of root shoot and और इस embryogenesis पे induce करवाया जा सकता है और eventually पूरा plant जो है उसको regenerate करवाया जा सकता है. To study the biosynthetic pathway of various metabolic processes by using tracer elements in callus culture. Callus culture को इस्तेमाल किया जा सकता है जी for the study of the metabolic processes और इसमें tracer elements for example ये जो trace elements you know that they require in very minute quantity and they are acting as a cofactor for certain enzymes. तो अगर हम इन trace elements का metabolic effect देखना चाह रहे हैं on metabolic effect on different metabolic pathways पे तो हम trace elements को वेरी करवा के उनकी क्वांटिटी को हम प्रॉपर एक स्टडी जो है उस पे कैलस कल्चर पे कंडक्ट कर सकते हैं सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैलस कल्चर इज इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मुझे फिर से कोई समझ नहीं आया जी मरियम अब मैंने सही कहा सर केमिकल मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और लॉग फेज में हमारे पास डिफरेंस बताएं फेजेस में बताएं कब प्रोड्यूस होते हैं सिद्रा प्रोड्यूस करते हैं सीक्रेट में प्रोड्यूस The metabolites that are being produced when cells are growing normally, and when cells feel some kind of stress, in that case the second one. इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में पूछा था कि स्ट्रेस तो मैंने कहा था नहीं स्ट्रेस नहीं हम दे स्ट्रेस कंडीशंस में एकदम ऑप्टिमाइज मुझे ये नहीं पता कि किस पैरामीटर पर आएगा लेकिन नॉर्मली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्स प्राइमरीली ये प्राइमरीली ग्रोथ के लिए या हमारे पास जो ये हाउसकीपिंग के लिए नहीं चाहिए ये हमें चाहिए या तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के साथ कंपटीशन आएगा या हमारे अदर स्पीशीज के साथ कंपटीशन आएगा ये कंपटीशन इन्वॉल्व इसमें कंपटीशन जब आता है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन हमारे पास जो स्ट्रेस फील होती है वो होती है न्यूट्रिएंट्स व्हेनेवर द न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड देयर आर मल्टीपल स्पीशीज आर ग्रोइंग देयर प्रेशर ज़्यादा है उसमें वही स्पीशीज सक्सेसफुल होगी which are ability to kill all the competitors. फिर वो certain species है that will produce some chemicals that will be able to kill the other competitors. तो हम इसको कहते हैं कि now this is the stress condition in which nutrients are depleting and cells are feeling stress to gain the nutrients they need it necessary to kill the competitors. तो हम इसको इस category में define करते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस पैराई में बात हुई बात जो है वो एक डिफरेंट पैराई में हो रही थी तो उस हिसाब से मेरी शीट आई बट आई डोंट नो अबाउट इट सो मैं ये अब कांसेप्ट पे जाएं बस ठीक है जी Sidra, well, you remember that. Okay, I think we should terminate. We should end here. Sorry. We should end here, and
अगली क्लास में पढ़ेंगे। सर पहले क्विज लेंगे। हाँ पहले क्विज कर लेंगे। जितना आज तक पढ़ा है अब्दुल राफे पीरज़ादा, Present, sir. अदीन खान, Yes, sir. मिस्टर आफाक अहमद, Present. Present. आजाद यूनुस भाई किधर हैं? अलीना बतूल, आफाक, अलीना बतूल, you are supposed to come on campus बच्चे। अमतुर रहमान तूबा, where is she? Present, sir. अक्सा अजीज कुरैशी, Present, sir. अरीज, Present. आयशा लोधी, Present, sir. आयशा जमान, Present, sir. दुर्र रमेशा आरिफ, ईशा फातिमा। ईशा के साथ किसने एक्सचेंज किया हुआ है? सुमैया, दोनों नहीं। फैसल बशीर, हाफिजा मारिया उस्मानी राना, हसन रजा, अवैतब सलीम। सर उसके इंटरनेट का इशू बना हुआ है काइंडली। क्लास में था ही नहीं बच्चे। सर आया था, ज्वाइन किया उसने। ऐसे नहीं किया अगर यार। वो सर जी उन्होंने उसे इंटर्नशिप पे बैठा। हाँ चलो कोई बात नहीं। जवेरिया इफ्तिखार, जवेरिया अरशद, खदीजा कुबरा, कौफल इमरान, लाइबा ताहिर, Mahnur Khan, Maruf Khalid. Laiba was supposed to come on the campus. This is the even week. Maruf Khalid. She's not there. Mariam is there. Mohammed Bilal. Mohammed Khamran Bhatt. Kamran बैठा हुआ है Kamran से। Mohammed Noman Aziz. Noman Sharif Noman. Nimra. रेशमा, रोहा अहमद, सजल वकास। Present, sir. सजल में आज क्या किसने चेंज किया हुआ किसी के साथ? सुमैया सज्जाद, आज सुमैया ने कैंपस आना था। यस। सौलत नवाज शाह, सवेरा असगर, Yes, sir. सारी सईद, शहरियार, शहजादी सखी, सिदरा नूर, Sir, present. शिमरा आरिफ, ताबिश आरिफ। Yes, sir. वजीहा अरूज। Okay, Zain Abbas and Zainab Hayat. Zainab. Present, sir. Present. Good, and we will see you in the next class with the quiz. And hope for the best. Bye bye. ये मैंने अभी क्या कहा था? नहीं मैंने अभी क्या कहा?